नमस्कार। नमस्कार। आज हम आयुर्वेद के एक बेहद दिलचस्प और महत्वपूर्ण विषय पर गहराई से बात करने वाले हैं। नमस्कार। ये विषय अष्टांग हृदयम के सूत्र स्थान से है, अध्याय 20 नस्य विधि। ये वो प्रक्रिया है जिसमें नाक के जरिए औषधि दी जाती है। बिल्कुल। आचार्य वाग्भट का ये अध्याय मतलब नस्य कर्म के बारे में सब कुछ बताता है। ये क्या है, क्यों जरूरी है, कितने तरह का होता है, कब करना है, कैसे करना है और फायदे क्या हैं। पंचकर्म का भी एक बहुत अहम हिस्सा है नस्य। और इसकी शुरुआत ही एक बहुत, आप कह सकते हैं, शक्तिशाली सूत्र से होती है। हाँ। जो इस पूरी प्रक्रिया का आधार है। ऊर्ध्वजत्रु विकारेषु विशेषा नस्य मिष्यते नासा ही शिरसो द्वारम तेन तद व्याप्य हंति तान। ये सुनने में जितना गहरा है, इसका मतलब उतना ही सरल और महत्वपूर्ण है ना। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। ये कहता है कि ऊर्ध्वजत्रु यानी हमारी हसली जो कॉलर बोन होती है, उसके ऊपर के जितने भी अंग हैं, सिर, गला, आंखें, नाक, कान, इनसे जुड़े विकारों में नसिया खास तौर पे फायदेमंद है। अच्छा। और वजह साफ है। नासा इस शिरसोद्वारम, नाक ही हमारे सिर का मेन गेटवे है, प्रवेश द्वार। जैसे घर में घुसने के लिए दरवाजा चाहिए ना, हाँ बिल्कुल। वैसे ही सिर तक दवा पहुंचाने का सबसे नेचुरल रास्ता नाक है। यहां से दी गई दवा सिर के अंदरूनी हिस्सों तक फैलकर वहां के रोगों को जड़ से मिटाने में मदद करती है। कमाल है। मतलब नाक सिर्फ सांस लेने या सूंघने के लिए ही नहीं, बल्कि हमारे सिर के स्वास्थ्य का दरवाजा भी है। तो चलिए इस दरवाजे से अंदर चलते हैं और समझते हैं कि ये नस्य कर्म कितने तरीकों से होता है। अध्याय की शुरुआत ऐसे होती है, अथा तो नस्य विधिम अध्यायम व्याख्यास्यामः। हाँ, यानी अब हम नस्य विधि अध्याय की व्याख्या करेंगे। तो सबसे पहले ये बताएं कि नस्य के मुख्य प्रकार कौन कौन से हैं। वाग्भट ने देखिए मुख्य रूप से 3 प्रकार बताए हैं। श्लोक है विरेचनम बृहणम च शमनम च त्रिधा पितत। विरेचन, बृंघण और शमन। हाँ, पहला है विरेचन नस्य। इसका काम है सिर में जो दोष जमा हो गए हैं उनको साफ करके बाहर निकालना, मतलब एक तरह की सिर की सफाई। डिटॉक्स जैसा। हाँ, कह सकते हैं। दूसरा है बृंघण नस्य। ये पोषण देने वाला है, मतलब सिर और इंद्रियों को ताकत देता है, नरिशमेंट। और तीसरा है शमन नस्य, जो बढ़े हुए दोषों को बिना बाहर निकाले वहीं के वहीं शांत कर देता है, पैसिफाई कर देता है। अच्छा। तो ये 3 अलग अलग अप्रोच हो गए, सफाई, पोषण और शांति। ये तो फिर अलग अलग सिचुएशंस में काम आते होंगे। बिल्कुल। तो सबसे पहले विरेचन नस्य, ये सिर की सफाई कब जरूरी होती है? विरेचन नस्य तब देते हैं जब सिर में भारीपन लगे, जकड़न महसूस हो या जैसे कफ बहुत ज्यादा जमा हो गया। श्लोक में कुछ कंडीशंस बताई हैं, जैसे विरेचनम शिरः शूलजाड्यस्यन्द गलामय पीनसे। शिरः शूल यानी सिर दर्द। हाँ, कुछ खास तरह के सिर दर्द, सिर में भारीपन या जड़ता, जाड्य, आंखों से पानी आना या लाली, स्यंद, गले के रोग, गलामय, और जो पुरानी सर्दी जुकाम या साइनस, पीनस जैसी दिक्कतें हैं, जहां कुछ जमा हुआ है और उसे निकालना जरूरी है। अच्छा। उन स्थितियों में भी जहां जैसे बहुत ज्यादा लार बनती है या सूंघने की शक्ति कम हो गई हो, गंधा ज्ञान। समझ गई। तो ये बेसिकली कफ और कुछ हद तक पित्त के बढ़ जाने पर सफाई का काम करता है। अब आते हैं बृहण नस्य पर, जो पोषण देता है। इसकी जरूरत कब पड़ती है? बृहण नस्य की जरूरत तब होती है जब वात दोष बढ़ा हुआ हो। वात बढ़ने से क्या होता है? रूखापन आता है, कमजोरी लगती है, दर्द होता है। हाँ। तो श्लोक कहता है बृहणम वातजे शूले सूर्यावर्ते स्वरक्षय नासास्य शोषे वाक्संगे अवबाहु के। इसमें क्या क्या है? जैसे वात की वजह से होने वाला सिर दर्द, वातज शूल, एक तरह का माइग्रेन जैसा दर्द जो सूरज के साथ घटता बढ़ता है, सूर्यावर्त। अच्छा, वो मैंने सुना है। हाँ, आवाज का बैठ जाना, स्वरक्षय, नाक और मुंह में सूखापन लगना, नासास्य शोष, बोलने में अटकन होना, वाक्संग, या जैसे फ्रोजन शोल्डर होता है ना, अवबाहु, जिसमें हाथ उठाने में दर्द हो, ये सब वात के लक्षण हैं। यहाँ पोषण चाहिए। मतलब जहां भी खालीपन, रूखापन या कमजोरी महसूस हो, वहां बृहण नस्य काम आ सकता है। जैसे नींद ना आना या कान में आवाजें आना, टिनिटस जिसे कहते। क्या ये भी वातज समस्याएं हैं जिनमें ये मदद कर सकता है? हाँ बिल्कुल। वात के कारण होने वाली कई और समस्याएं हैं, जैसे आधा सीसी, आंखों में सूखापन या फड़कना, तिमिर, स्पंदन, कान का दर्द या वही टिनिटस, कर्णशूल, कर्णनाद, गर्दन का दर्द, मन्या रोग, और हाँ,
अनिद्रा में भी भ्रूणनस्य बहुत उपयोगी है। ये नसों और इंद्रियों को बल देता है। और तीसरा प्रकार था शमन नस्य। ये कैसे काम करता है? शमन नस्य का काम है बढ़े हुए दोषों को बैलेंस करना, उन्हें शांत करना, बिना शरीर से बाहर निकाले। ये ज्यादातर स्किन, बाल और आंखों से जुड़ी प्रॉब्लम्स में यूज होता है। जैसे श्लोक में आता है, शमनम नीली काव्यंग केशदोषाक्षी राजेशु। इसका मतलब? चेहरे पर झाइयां या काले धब्बे पड़ जाते हों, नीलिका व्यंग, बाल झड़ रहे हों या समय से पहले सफेद हो रहे हों, केश दोष, अकालवली, पलित, गंजापन, खलती, डैंड्रफ, दारुणक या आंखों में लाली या नसें दिखने लगें, अक्षीराजी। इन कंडीशंस में शमन नस्य दोषों को शांत करके सिचुएशन इंप्रूव करता है। ये तो एकदम क्लियर हो गया कि अलग-अलग जरूरत के लिए अलग-अलग नस्य है। अब ये जानना भी जरूरी है कि इनमें इस्तेमाल क्या होता है, मतलब दवाइयाँ कैसी होती हैं। जैसे विरेचन नस्य जो सफाई करता है, उसमें कैसी चीजें यूज होती होंगी? विरेचन के लिए जाहिर है ऐसी औषधियां चाहिए जो थोड़ी तेज हों, जो दोषों को बाहर खींच सकें। जैसे तीखे तेल हो सकते हैं या जड़ी बूटियों के काढ़े, पेस्ट या रस। श्लोक में संकेत है, यथास्वम यौगिकेश स्नेहैर यथास्वम च प्रसादितैर कल्कक्वाथादिविश्चाद्यम मधुपट्वा सवैरपि। अच्छा। मतलब जैसे सरसों का तेल है वो तीक्ष्ण होता है, या फिर सौंठ, मिर्च जैसी तेज जड़ी बूटियों से सिद्ध किया हुआ तेल। कफ कम करने वाली दवाओं का कल्क, पेस्ट, क्वाथ, काढ़ा या स्वरस, रस। कभी कभी शहद, सेंधा नमक या औषधीय आसव भी यूज होते हैं। और तेज असर चाहिए तो पाउडर फॉर्म में भी दवा यूज होती है। और ब्रेहण नस्य के लिए जो पोषण देता है, उसके लिए तो कुछ नरिशिंग चीजें होती होंगी? हाँ बिल्कुल, ब्रेहण के लिए स्निग्ध यानी ऑयली और पौष्टिक चीजों का इस्तेमाल होता है। श्लोक देखिए, ब्रेहणम धन्व मांसोत्थर रसास्रक्रा पुरैरपि। इसमें क्या बताया है? इसमें जैसे जांगल पशुओं का मांस रस है, घी है, दूध है या कुछ खास पौष्टिक जड़ी बूटियों से पकाए गए तेल या घी इस्तेमाल होते हैं, जो शरीर को ताकत दें और रूखापन कम करें। और शमन नस्य के लिए जो शांति लाता है? शमन के लिए अक्सर वही चीजें काम आती हैं जो ब्रेहण में यूज होती हैं, लेकिन उनका उद्देश्य होता है दोष को शांत करना। श्लोक कहता है, शमनम योजयेत पूर्वे है क्षीरेण सलीलेन वा। अच्छा। यानी ब्रेहण वाली चीजें जैसे घी, मांस रस या फिर दूध या सादा पानी भी सिचुएशन के हिसाब से इस्तेमाल किया जा सकता है। मेन बात यह है कि दवा सौम्य हो और दोषों को बैलेंस करे। ये तो बात हुई कि क्या डाला जाता है, लेकिन डालने के तरीके मतलब विधि के आधार पर भी क्या नस्य के और प्रकार हैं? हाँ बिल्कुल, विधि और मात्रा के आधार पर भी कुछ और भेद बताए हैं जो जानना जरूरी है। श्लोक है, मर्शश्च प्रतिमर्शश्च द्विधा स्नेहोत्र मात्रया कल्काद्यैर अवपीडस्तु सतीक्ष्णर्मूर्ध रेचनः धमानम विरेचनश्चूर्णो। इसमें क्या क्या है? इसमें देखिए दो मुख्य स्नेह नस्य बताए हैं, मर्श और प्रतिमर्श। इनमें डोज का, मात्रा का फर्क होता है। अच्छा। फिर है अवपीड नस्य, इसमें जड़ी बूटियों का रस या कल्क डालते हैं। यह अक्सर तीक्ष्ण होता है और सिर का गहरा शोधन करता है, मूर्धर रेचन। और एक है धमान या प्रधमन नस्य, इसमें नाक में औषधि का पाउडर फूंका जाता है। पाउडर फूंकना, ये तो सुनने में ही बहुत अलग लग रहा है। इसकी क्या विधि है और क्यों करते हैं ऐसा? हाँ, ये थोड़ा अलग है। इसकी विधि खास है। युञ्जातं मुखवायुना षडांगुल द्विमुख्या नाड्या भेषज गर्भया 8 सही भूरी तरम दोषम चूर्णात्वादपकर्षति 9। कैसे करते हैं? इसमें एक खास नली होती है, षडांगुल द्विमुखी नाडी, मतलब 6 अंगुल लंबी, दोनों तरफ से खुली हुई। उसमें दवा का पाउडर भरते हैं, फिर एक सिरा मरीज की नाक में लगाकर दूसरा सिरा वैद्य अपने मुंह में रखकर फूंक मारता है। अच्छा। माना जाता है कि पाउडर फॉर्म में होने की वजह से ये सिर में जमे गाढ़े दोषों को भी सोखकर बाहर निकालने में ज्यादा सक्षम है। वाकई, ये तो बहुत स्पेसिफिक तकनीक है। अब बात करते हैं डोज की, मात्रा की। आपने मर्श और अवपीठ का जिक्र किया, इनकी डोज कैसे नापते हैं? मात्रा नापने के लिए बिंदु का पैमाना है। पहले यह समझना होगा कि एक बिंदु होता कितना है। श्लोक कहता है, प्रदेशिणी अंगुली पर्वद्वयान्मग्न समुद्रतात यावत पत्यसौ बिंदुहु। इसका मतलब लिक्विड में डुबोकर उठाएं।
उससे जो एक बूंद टपकती है उसे एक बिंदु माना गया है। ये आयुर्वेद का अपना स्टैंडर्ड मेजरमेंट है। अरे वाह, ये तो बड़ा नेचुरल तरीका है नापने का। तो मर्श नस्य में कितने बिंदु दवा डालते हैं? मर्श नस्य की 3 डोज होती हैं, रोग और रोगी की कंडीशन के हिसाब से। दशाष्टौ षट क्रमेण ते मर्शस्य उत्कृष्ट मध्योण मात्रास्ता। 10 सबसे ज्यादा है उत्कृष्ट, मीडियम डोज है 8 बिंदु मध्यम, और सबसे कम डोज है 6 बिंदु न्यून। 10, 8, 6 और अवपीड नस्य की, जिसमें रस या कल्क डालते हैं? उसकी मात्रा मर्श से थोड़ी कम रखते हैं। एवच क्रमादश बिंदु द्वयोना कल्कादे, यानी उत्तम 8 बिंदु, मध्यम 6 बिंदु और हीन 4 बिंदु। आप देख रही हैं हर चीज कितनी बारीकी से तय की गई है। हाँ, ये तो है। ये सब जानना बेहद जरूरी है, खासकर ये कि नस्य किसे नहीं देना चाहिए, क्योंकि हर पावरफुल चीज के इस्तेमाल के कुछ रूल्स तो होते ही हैं। बिल्कुल, और ये जानना शायद सबसे ज्यादा जरूरी है। कुछ खास अवस्थाएं हैं जब नस्य बिल्कुल नहीं करना चाहिए, वरना नुकसान हो सकता है। श्लोक में लंबी लिस्ट है। योजयेन्न तु नावनम तोयम अद्य गरस्नेह पीतानाम पातुमिच्छिताम भुक्त भक्त शिरः स्नात स्नातुकाम श्रुतासृजाम नवपीनस वेगार्त सूतिका श्वासकासीनाम शुद्धानाम दत्तबस्तीनाम तथा नार्तव दुर्दिने। बाप रे, ये तो काफी सारी स्थितियां हैं। इन्हें थोड़ा आसान करके समझाएंगे ताकि याद रहे। हाँ हाँ बिल्कुल, इन्हें कुछ ग्रुप्स में बांट लेते हैं, आसानी रहेगी। ठीक है। पहला ग्रुप खान पान से जुड़ा हुआ, पानी, शराब, तेल, घी या कोई जहरीली चीज पीने के तुरंत बाद या पीने की इच्छा हो रही हो तब। और सबसे जरूरी, भोजन के ठीक बाद, भुक्त भक्त, खाने के बाद नहीं करना है। बिल्कुल नहीं। दूसरा ग्रुप स्नान वगैरह से जुड़ा, सिर से नहाने के तुरंत बाद शिरस्नात या नहाने जाने से ठीक पहले स्नातुकाम। ओके। तीसरा शारीरिक अवस्था से जुड़ा, अगर हाल ही में रक्त मोक्षण हुआ हो यानी खून निकलवाया हो। श्रुतासृजाम, एकदम ताजा सर्दी जुकाम या बुखार हो। नवपीनस, जब मल मूत्र वगैरह का प्रेशर हो, वेग हो। वेगार्त, डिलीवरी के तुरंत बाद स्त्री। सूतिका, जिन्हें तेज अस्थमा, श्वास या खांसी, कासी नाम उठी हो। चौथा, किसी और ट्रीटमेंट के बाद, हाल ही में वमन, विरेचन या बस्ती, एनिमा जैसे पंचकर्म हुए हों। शुद्धानाम दत्त बस्ती नाम। अच्छा। और पांचवां, मौसम, बिना मौसम की बारिश हो रही हो या बहुत घने बादल छाए हों। अनार्तव दुर्दिने। इसका मतलब है कि शरीर जब किसी और काम में बिजी हो, जैसे खाना पचाने में, या किसी अक्यूट कंडीशन से गुजर रहा हो, या फिर मौसम ठीक ना हो, तब नस्य नहीं करना चाहिए। गलत समय पर करने से क्या हो सकता है? हाँ, जैसे खाने के बाद करेंगे तो खाना ऊपर आ सकता है, उल्टी या खांसी बढ़ सकती है। सिर धोने के तुरंत बाद करने से सर्दी जुकाम, सिर दर्द या आंखों की तकलीफ बढ़ सकती है। इसलिए सही समय और अवस्था का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। वैद्य अपने अनुभव से सोच समझकर नस्य दे सकता है। गर्भवती स्त्री के लिए भी खास सावधानी रखनी होती है। ठीक है, ये तो हुई कि कब नहीं करना। अब ये बताइए कि नस्य करने का सही समय क्या है? क्या ये दोष या मौसम के हिसाब से बदलता है? हाँ, टाइमिंग का चुनाव भी बहुत सोच समझकर होता है। देखिए, अथनस्यम प्रयोजेत 13 प्रातः श्लेष्मणि मध्याह्ने पित्ते सायं निशोष चले स्वस्थ वृत्ते तु पूर्वाहिने शरत्काल वसंतयोः शीते मध्यन्दिने ग्रीष्मे सायं वर्षासु सातपे। इसको आसान भाषा में समझाएं। बिल्कुल, अगर कफ की समस्या है तो सुबह यानी प्रातः नस्य करना बेस्ट है। पित्त की प्रॉब्लम है तो दोपहर यानी मध्याह्न का समय अच्छा है। और अगर वात की दिक्कत है तो शाम या रात यानी सायं निशोभ का समय चुनते हैं। ये तो हुई रोग की बात। हाँ। अगर कोई स्वस्थ व्यक्ति है, बस हेल्थ मेंटेन करने के लिए नस्य करना चाहे तो? स्वस्थ व्यक्ति के लिए मौसम के हिसाब से टाइम बदलता है। जैसे शरद ऋतु पतझड़ और वसंत ऋतु में सुबह पूर्वाह्न का समय अच्छा है। सर्दियों में हेमंत शिशिर दोपहर मध्यम दिन में करें। गर्मियों में शाम सायं को, और बरसात में तब करें जब धूप निकली हो, साथ पे। ये शरीर और नेचर के बीच एक तालमेल बिठाने जैसा है। और कुछ खास बीमारियां भी बताई हैं शायद, जिनमें समय अलग होता है। हाँ, कुछ क्रॉनिक या सीरियस प्रॉब्लम्स हैं, जैसे वात के कारण होने वाले सिर के रोग, हिचकी, गर्दन की अकड़न, मन्यास्तंभ, आवाज बैठना, स्वर भ्रंश। इनमें तो रोज सुबह और शाम दोनों टाइम नस्य करने की सलाह दी गई है। रोज? हाँ, रोज। श्लोक है वाताभिभूते शिरस्सी
हिदमायाम पतानिके मन्यास्तंभे स्वरभ्रंशे सायं प्रातर दिने दिने। अन्य सामान्य रोगों में आमतौर पर एक दिन छोड़कर यानी एकाहंतरम करने को कहा गया है। और ये कितने दिन तक चलता है, मतलब कोर्स कितने दिन का होता है? आमतौर पर 7 दिन सप्ताह तक करने का विधान है, लेकिन ये फिक्स नहीं है। वैद्य रोग और रोगी की स्थिति देखकर इसे कम या ज्यादा दिन कर सकते हैं। श्लोक का अंतिम भाग कहता है एकांतरो मन्यत्र 16 सप्ताहम च तदाचरित। चलिए अब आते हैं सबसे प्रैक्टिकल सवाल पर। नस्य देने की सही विधि क्या है, ये जानना तो बहुत ही जरूरी है। हाँ जी, विधि का पालन करना बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि पूरा फायदा मिले और कोई दिक्कत ना हो। तरीका इस तरह बताया गया है। स्निग्ध स्विन्नोत्तमांगस्य प्रकृताविशक्यस्य च निवात शयनस्थस्य जत्रुधूर्ध्वं स्वेदयत् पुनः अथो उत्तानोर्जुदेहस्य पाणिपादे प्रसारिते किंचिद उन्नत पादस्य किंचिद मूर्धनि नामिते नासापुटं पिधाय एकं पर्यायेण निषेचयेत् उष्णाम्बुतप्तं भैजं प्रणाड्या पिचुनाथवा दत्ते पादतलस्कंध हस्तकर्णादि मर्दयेत् शनैरुच्छिद्य निष्ठीवेद पार्श्वयोरुभयोस्ततः आभेषजक्षया देवं द्विस्त्रिवानस्य माचरेत। ओह, इसे स्टेप बाय स्टेप समझाइए ताकि कोई गलती ना हो। बिल्कुल। सबसे पहले तैयारी। रोगी के सिर और गर्दन पर हल्का तेल लगाकर हल्की स्टीम या सिकाई स्वेदन दी जाती है। ये पक्का करते हैं कि रोगी ने शौच वगैरह जो नित्य कर्म है वो कर लिए हों। फिर उसे एक ऐसे कमरे में लिटाते हैं जहां सीधी हवा ना आ रही हो। लिटाने के बाद कॉलर बोन के ऊपर का जो हिस्सा है, गला, गाल, उस पर फिर से हल्की गर्म सिकाई या भाप देते हैं। लिटाने का तरीका भी कुछ खास बताया गया है शायद। हाँ, रोगी को पीठ के बल सीधा लेटना है। उत्तान ऋजुदेह, हाथ पैर आराम से फैलाकर पैर वाला जो हिस्सा है उसे थोड़ा सा ऊंचा रखते हैं। किंचित दुन्नत पादस्य, और सिर वाला हिस्सा हल्का सा नीचे। किंचित मूर्धनि नामिते, ताकि दवा आसानी से सिर की तरफ जा सके। अच्छा, ये लॉजिकल है। और फिर दवा कैसे डाली जाती है? एक नाक को उंगली से बंद करते हैं, नासापुटुम पिधाय एकम, और दूसरी नाक में गुनगुनी दवा उष्णाम्बु तप्तम भैषज्यम ड्रॉपर से या रुई की मदद से जो भी डोज तय हुई है वो डालते हैं। फिर यही चीज दूसरी नाक में करते हैं, पर्यायन। बारी बारी से दोनों में। दवा डालने के तुरंत बाद क्या करना होता है? दवा डालने के फौरन बाद रोगी के पैरों के तलवों पर, कंधों पर, हथेलियों, कानों और गर्दन पर धीरे धीरे मसाज मर्दयित करनी चाहिए। अच्छा, इससे क्या होता है? इससे दवा का सर्कुलेशन और असर बेहतर होता है। फिर रोगी को कहते हैं कि वो धीरे से दवा को ऊपर की तरफ खींचें, शनैरुच्छिद्य, और गले में जो भी कफ या दवा महसूस हो उसे निगलना नहीं है, बल्कि बारी बारी दोनों तरफ थूक देना है। निष्ठिवेद पार्श्वयोर्भयो। ओके, थूकना जरूरी है। हाँ, बहुत जरूरी है। ये थूकने की प्रक्रिया 2-3 बार करनी होती है, जब तक गले में दवा या कफ आना बंद ना हो जाए। इस दौरान अगर किसी को चक्कर जैसा लगे या बेहोशी जैसा फील हो तो? हाँ, कभी कभी हो सकता है, खासकर अगर दवा थोड़ी तेज हो। उसके लिए भी उपाय बताया है। देखिए, मूर्छायाम शीत तोयेन सिंचेत परिहरन शिराह 22। अगर मूर्छा आए तो सिर को बचाते हुए परिहरन शिराह, चेहरे और शरीर पर ठंडा पानी छिड़कना चाहिए। और ये ध्यान रखना है कि प्रक्रिया के दौरान रोगी शांत लेटा रहे, बात न करे, हंसे नहीं, हिले डुले नहीं। ठीक है, नस्य पूरा हो गया, अब उसके बाद क्या देखभाल करनी है? नशे के बाद भी कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी होता है। श्लोक कहता है स्नेहम विरचनास्यांते दद्या दोषाद्यपेक्षया नस्यांते वाक्शतम तिष्ठेद उत्तानः धूमं पित्वा कवोष्णाम्बु कवलान कंठ शुद्धये। इसका क्या मतलब हुआ? अगर विरेचन नस्य यानी सफाई वाला दिया गया है तो उसके बाद जरूरत लगे तो हल्का सा पोषण देने वाला स्नेहन नस्य दे सकते हैं, रूखापन ना आए। नस्य के बाद रोगी को थोड़ी देर, मतलब लगभग 100 अक्षर बोलने जितना समय, वैसे ही शांत लेटे रहना चाहिए। अच्छा, फिर अगर जरूरत हो तो वैद्य की सलाह पर औषधीय धुआं, धूमपान दिया जा सकता है। और गले को साफ रखने के लिए गुनगुने पानी या काढ़े के गरारे कवल करने चाहिए। इसके बाद फिर वही हल्का खाना, हवा से बचना, ठंडी चीजें नहीं खाना, ये सब सामान्य सावधानियां। ये कैसे पता चलेगा कि नस्य ठीक से हुआ है या कहीं कम या ज्यादा तो नहीं हो गया? इसके भी कुछ लक्षण बताए होंगे। पहले स्नेहन नस्य के बारे में बताइए। हाँ, शरीर खुद बताता है। स्नेहन नस्य जो पोषण या शांति के लिए है, अगर ठीक से हुआ हो, मतलब सम्यक योग जिसे कहते हैं, तो सम्यस्क निगदीय सुखोच्छ्वास स्वप्न बोधाक्ष पाटवम 23।
सांस लेने में आसानी महसूस होगी, सुखोच्छ्वास, नींद अच्छी आएगी और सुबह उठने पर फ्रेश लगेगा। सुख स्वप्न बोध और इंद्रियां, खासकर आंखें, साफ और हल्की महसूस होंगी। अक्षुपाटवम। और अगर कम रह जाए तो मतलब हीन योग? अगर नस से कम हीन योग या रुक्ष रह गया तो रुक्षक्षी स्तब्धता, शोषो नासा से मूर्ध शून्यता। 24। आंखों में भारीपन या जकड़न सी लगेगी। अक्षी स्तब्धता, नाक और मुंह में सूखापन शोषो नासा से लगेगा और सिर में वो हल्कापन और क्लैरिटी नहीं आएगी, खालीपन सा लगेगा। मूर्ध शून्यता। और अगर जरूरत से ज्यादा हो जाए, अति योग? ज्यादा अति योग होने पर भी दिक्कत है। स्निग्धेति कंडू गुरुता प्रसेका रुचि पीन साह। 24। सिर या गले में खुजली कंडू हो सकती है, भारीपन गुरुता महसूस हो सकता है, ज्यादा लार या पानी आ सकता है, प्रसेक, भूख कम लग सकती है, अरुचि और जुकाम जैसे लक्षण पीना साह भी हो सकते हैं। अब विरेचन नस्य की बात करते हैं जो सफाई के लिए था। उसके सही कम या ज्यादा होने के क्या लक्षण हैं? विरेचन नस्य के लिए कहा गया है सुविरिक्ते अक्षि लघुता वक्र स्वर विशुद्ध्या, दुर्विरिक्ते गदोद्रेका क्षमता अति विरेचिते। 25। यानी अगर ये ठीक से हुआ है सुविरिक्ते, तो आंखों में खास हल्कापन, अक्षी लघुता महसूस होगा और मुंह व आवाज में एक क्लैरिटी, एक सफाई, वक्रस्वर विशुद्धिया आ जाएगी, चाहे बढ़ जाए। गदोद्रक। और अगर बहुत ज्यादा हो गया, अति विरेचिते, तो शरीर में कमजोरी या थकावट, क्षमता आ सकती है। ये लक्षण जानना तो वाकई बहुत जरूरी है ताकि पता चल सके कि ट्रीटमेंट सही जा रहा है या नहीं। अब आते हैं प्रतिमर्श नस्य पर। आपने शुरू में मर्श के साथ इसका जिक्र किया था, ये क्या है और मर्श से कैसे अलग है? प्रतिमर्श नस्य, आप समझिए मर्श नस्य का ही एक बहुत जेंटल, बहुत सौम्य रूप है। इसमें स्नेह यानी तेल या घी की मात्रा बहुत ही कम होती है, सिर्फ 2 बूंद। सिर्फ 2 बूंद? हाँ, बस। और इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसे रोजाना या जब जरूरत लगे तब बिना किसी खास तैयारी या कड़े नियम परहेज के किया जा सकता है। श्लोक कहता है, प्रतिमर्शा क्षतक क्षाम बालवृद्ध सुखात्मसु प्रयोज्यो अकाल वर्षेपी। किन लोगों के लिए अच्छा है ये? ये उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है जो या तो बहुत कमजोर हैं, जैसे किसी को चोट लगी हो, बच्चे हों, बूढ़े हों, क्षत, श्याम, बाल, वृद्ध, या फिर वो लोग जो स्वस्थ हैं और बस रोजमर्रा की देखभाल करना चाहते हैं। सुखात्मसु। और इसे खराब मौसम में भी कर सकते हैं। अकाल वर्षे पी। तो ये एक तरह का डेली वेलनेस रूटीन हो गया। क्या ऐसी भी कोई स्थिति है जब ये 2 बूंद वाला प्रतिमर्श नहीं करना चाहिए? हाँ, हालांकि ये बहुत सौम्य है, फिर भी कुछ स्थितियों में इसे अवॉइड करना बेहतर है। देखिए, नतुष्टो दुष्ट पीनसे मद्य पीते बल श्रोत्रे कृमि दूषितो मूर्धनि उत्कृष्टोत्कृष्ट दोषे च हीन मात्रतया ही सहा। कब नहीं करना चाहिए? जैसे अगर जुकाम बहुत ज्यादा बिगड़ा हुआ हो, दुष्ट पीनस, शराब पी हो, सुनने की शक्ति बहुत कमजोर हो, या सिर में किसी तरह के इन्फेक्शन या कीड़ों कृमि का शक हो, और खासकर तब जब शरीर में दोष बहुत ज्यादा बढ़े हुए या बिगड़े हुए हों। उत्कृष्टोत्कृष्ट दोष। क्यों? क्योंकि इसकी मात्रा इतनी कम होती है, हीन मात्रतया, कि ये उन बढ़े हुए दोषों को शांत करने के बजाय उन्हें छेड़ सकता है, एग्रवेट कर सकता है। अच्छा, तो ये सौम्य है पर सीरियस कंडीशन के लिए नहीं। इसे करने के लिए कोई खास समय भी बताए गए हैं क्या? हाँ, बिल्कुल। ग्रंथ में इसके लिए 15 खास मौके बताए गए हैं जब ये 2 बूंद नस से लेना फायदेमंद होता है। 15? हाँ, 15। श्लोक है, निशाहर भुक्तवान्ताः स्वप्नाध्वश्रमरेतसाम शिरोभ्यंजन गंडूष प्रस्रावांजन वर्चसाम। 28। दंतकाष्ठस्य हासस्य योज्यो अंतेसो द्विबिंदुकः। 29। कौन कौन से मौके हैं ये? ये हैं सोकर उठने के बाद, दिन के अंत में, खाना खाने के बाद, उल्टी होने के बाद, दिन में सोने के बाद, कहीं घूमकर आने या कसरत करने के बाद, मैथुन के बाद, सिर पर तेल लगाने के बाद, कुल्ला करने के बाद, पेशाब या मल त्याग के बाद, आंखों में काजल या अंजन लगाने के बाद, दातुन करने के बाद, और यहां तक कि जोर से हंसने के बाद भी। इन सभी कामों के अंत में 2 बूंद प्रतिमर्श करने को कहा है। अलग समय पर करने के कुछ अलग फायदे भी बताए हैं क्या? हाँ, संक्षेप में फायदे भी गिनाए हैं। श्लोक का अगला हिस्सा कहता है, पंचसु श्रोतसाम शुद्धि क्लमनाशः स्त्रिषु क्रमात्। 29। दृग्बलम पंचसु ततो दंत दाढ़्यम मरुच्छमा। अच्छा, क्या फायदे हैं? जैसे शुरू के कुछ समय हैं, सोकर उठना, खाना, उल्टी वगैरह के बाद उन पर करने से शरीर के चैनल्स श्रोतस साफ होते हैं, श्रोतसाम शुद्धि। यात्रा, कसरत, मैथुन के बाद करने से थकान मिटती है, क्लमनाशा। कुछ और मौके हैं,
तेल लगाना कुल्ला अंजन के बाद उन पर करने से आंखों की रोशनी या शक्ति दृग्बलम बढ़ती है। दातून के बाद करने से दांत मजबूत, दंतदाढ़्यम और हंसने के बाद जो वात बढ़ती है वो शांत मरुच्छमा होती है। ये दिखाता है कि कैसे इतनी छोटी सी क्रिया भी सही समय पर करने से कितने अलग अलग फायदे दे सकती है। ये प्रतिमर्श तो वाकई रोजमर्रा की जिंदगी में आसानी से शामिल किया जा सकता है। अच्छा, आयुर्वेद में अक्सर उम्र का भी ध्यान रखा जाता है। क्या नस्य और दूसरे कर्मों के लिए भी कोई एज लिमिट बताई गई है? हाँ, उम्र का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। श्लोक में साफ बताया है, न नस्यम उन सप्ताब्दे नातीताशिति वत्सरे न चो नाष्ट दशे धूमः कवलो नो न पंचमे न शुद्धिरुण दशमे न चातिक्रांत सप्ततौ। इसका मतलब नस्य कर्म 7 साल से छोटे बच्चों में और 80 साल से ज्यादा उम्र के बुजुर्गों में सामान्यतः नहीं करना चाहिए। ओके। औषधीय धूम्रपान 18 साल से कम उम्र में नहीं। कवल या गंडूश यानी औषधीय कुल्ला वो 5 साल से छोटे बच्चों के लिए नहीं है। और जो शोधन कर्म है जैसे वमन विरेचन वो 10 साल से कम और 70 साल से ज्यादा उम्र वालों के लिए मना है। हाँ, कोई खास जरूरत हो तो अलग बात है। ये जानना भी बहुत जरूरी था। अब वापस प्रतिमर्श पर आते हैं। आपने कहा ये रोज कर सकते हैं। क्या इसके लंबे समय तक करने के फायदे उतने ही हैं जितने मर्श नस्य के होते हैं? हाँ, ग्रंथ में कहा गया है कि प्रतिमर्श जीवन भर किया जा सकता है और ये बहुत फायदेमंद है। देखिए, आजन मरणम शस्तः प्रतिमर्शस्तु बस्तिवत मर्ष्य वच्च गुणान कुर्यात स ही नित्योपसेवनात् ना चात्र यंत्रणा नापि व्यापद्भ्यो मर्शवद्भ्यम। 33। इसका क्या अर्थ है? मतलब प्रतिमर्श जन्म से मृत्यु तक आजन्म मरणम फायदेमंद है, जैसे बस्ती कर्म को माना गया है। रोजाना करने से नित्योपसेवनात् ये मर्शनस्य जैसे ही फायदे गुणान देता है। लेकिन इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें मर्श जैसे कड़े नियम परहेज न यंत्रणा नहीं है और नहीं उससे होने वाले साइड इफेक्ट्स या कॉम्प्लिकेशंस व्यापद्भ्य का ज्यादा डर रहता है। तो रोजाना नस्य के लिए कौन सा स्नेह बेहतर है, तेल या घी? रोज के अभ्यास के लिए नित्याभ्यासेन तेल को सबसे अच्छा माना गया है, खासकर तिल का तेल। तैलम एव च नस्यार्थ नित्याभ्यासेन शस्यते शिरसः श्लेष्मधामत्वात् स्नेहा स्वस्थस्य न इतरे। 33। तेल क्यों? इसका कारण ये बताया है कि हमारा सिर जो है वो कफ का मुख्य स्थान है, श्लेष्मधामत्वात्। तो स्वस्थ व्यक्ति अगर रोज नस्य करे तो तेल कफ को बैलेंस रखने में घी की तुलना में ज्यादा मदद करता है। घी थोड़ा कफ बढ़ाने वाला हो सकता है। हाँ, अगर किसी को वात या पित्त की खास प्रॉब्लम है तो वैद्य घी या कोई और स्नेह भी बता सकते हैं। तो मर्श और प्रतिमर्श में मुख्य अंतर ये हुआ कि एक ज्यादा पावरफुल है, तेजी से असर करता है, लेकिन उसमें नियम भी ज्यादा हैं और रिस्क भी, वो है मर्श। और दूसरा सौम्य है, धीरे धीरे असर करता है, रोज कर सकते हैं और कम जोखिम वाला है, वो है प्रतिमर्श। बिल्कुल सही पकड़ा। और इसी अंतर को समझाने के लिए ग्रंथ एक बहुत अच्छा लॉजिक देता है। आशुकृत चिरिकारित्वं गुणोत्कर्षापकृष्टता मर्षे च प्रतिमर्षे च विशेषो न भवेद्यदि को मर्शम सपरिहारम सापदम च भजेततः। ये क्या कह रहा है? वो ये कह रहे हैं कि भाई अगर मर्श जो जल्दी असर करे आशुकृत और ज्यादा पावरफुल हो गुणोत्कर्ष, और प्रतिमर्श जो धीरे असर करे चिरकारित्वम और कम पावरफुल हो गुणापकृष्टता में ये फर्क ना होता तो कौन भला इतने परहेज और जोखिम वाले सपरिहारम सापदम मर्श को करता? सब आसान वाला प्रतिमर्शी ना कर लेते। हाँ, ये बात तो बिल्कुल सही है। क्या ये शक्तिशाली बनाम सौम्य वाला प्रिंसिपल आयुर्वेद में और कहीं भी दिखता है? हाँ, ये सिद्धांत कई जगह दिखता है। जैसे आगे बताया है, अच्छपाने विचाराख्याओ कुटी वाता तप स्थिति अन्वासमात्रा बस्ती च तद्वदेव विनिर्दिशेत। कहाँ? जैसे स्नेहपान है, उसमें अच्छपान सीधे ज्यादा मात्रा में घी तेल पीना ज्यादा पावरफुल है, जबकि विचारणा थोड़ा थोड़ा खाने के साथ लेना सौम्य है। रसायन चिकित्सा में कुटी प्रावेशिक रसायन एक खास जगह रहकर कड़े नियमों से रसायन लेना ज्यादा प्रभावी है, जबकि वातातपिक रसायन नॉर्मल लाइफ जीते हुए रसायन कम प्रभावी है। तेल बस्ती में अनुवाशन बस्ती ज्यादा मात्रा वाली शक्तिशाली है, जबकि मात्रा बस्ती कम मात्रा वाली सौम्य है। हर जगह ये चॉइस मिलती है। तेज असर चाहिए तो ज्यादा नियम और सावधानी, या फिर स्थायी और सुरक्षित फायदा चाहिए तो सौम्य तरीका अपनाएं। ये तो आयुर्वेद के बहुत प्रैक्टिकल अप्रोच को दिखाता है। अच्छा, इस अध्याय में एक बहुत फेमस अणु तेल का भी जिक्र आता है, उसके बारे में भी कुछ बताइए। अणु तेल ये नस्य के लिए शायद सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाले तेलों में से एक है
और इसकी जो बनाने की विधि दी है वो काफी लंबी और कॉम्प्लेक्स है, जो दिखाती है कि ये कितना खास तेल है। देखिए, जीवंती जलदेवदारु जलदत्वकसेव्य गोपी हिमम क्वाथयत सैति तैलाद्रसम दशगुणम परिशेष्य तेन तैलम पचेत सलीलेन दशैव वारान पाके क्षिपेत्स दशमे सममाजु दुग्धम नस्य महागुणमुशंति अणुतैलमेतत्। ओह, ये तो बहुत सारी जड़ी बूटियां लग रही हैं। हाँ, बहुत सारी है। जीवंती, देवदारू, नागरमोथा, दालचीनी, खस, चंदन, मुलेठी वगैरह। संक्षिप्त में कहूँ तो इनके काढ़े के साथ तिल के तेल को 10 बार पकाया जाता है, हर बार ताज़ा काढ़ा लेकर। 10 बार? हाँ, 10 बार। और 10वीं बार जब पकाते हैं तो तेल के बराबर मात्रा में बकरी का दूध अजदुग्धम भी मिलाते हैं। ये पूरी प्रक्रिया तेल को बहुत सूक्ष्म और बहुत गुणकारी महागुणम बना देती है। इसीलिए शायद इसे अणु तेल कहते हैं, क्योंकि ये शरीर के अणु में यानी सूक्ष्म से सूक्ष्म चैनल्स में घुसकर पोषण और शुद्धि कर सकता है। 10 बार पकाना और फिर बकरी का दूध मिलाना, ये तो वाकई बहुत मेहनत का काम लगता है। ये आयुर्वेद की फार्मेसी की गहराई दिखाता है। तो अंत में अगर कोई नियमित रूप से नस्य का अभ्यास करे, खासकर प्रतिमर्श जैसा सौम्य नस्य, तो उसे क्या फायदे मिलते हैं? अध्याय के बिल्कुल आखिर में नस्य को रोजाना अभ्यास में लाने वालों नस्यशीलिनः के लिए जो फायदे बताए हैं वो कमाल के हैं। घनोन्नत प्रसन्नत्वक स्कंधग्रीवास्य वक्षः दृढ़िन्द्रियास्तपलिता भवेयुर नस्यशीलिनः 39। वाह, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जो रोज नस्य करते हैं उनकी स्किन चमकदार, कंधे, गर्दन, चेहरा और छाती ये सब पुष्ट, सुडौल और प्रसन्न दिखते हैं। घनोन्नत प्रसन्न, उनकी सभी इंद्रियां आंख, नाक, कान मजबूत और हेल्दी दृढ़िन्द्रियाः रहती हैं। और सबसे खास बात, उनके बाल समय से पहले सफेद नहीं होते। अपलिताः। वाह, मजबूत इंद्रियां और बाल देर से सफेद होना, ये तो आज के समय में हर कोई चाहेगा। तो आज की इस पूरी चर्चा का सार यही है कि नस्य यानी नाक से औषधि लेना आयुर्वेद की एक बहुत ही खास और पावरफुल तकनीक है। बिल्कुल। ये हमारे सिर, गर्दन और इंद्रियों के स्वास्थ्य के लिए बहुत जरूरी है। इसके कई प्रकार हैं: शोधन, पोषण, शमन, जिन्हें रोग, रोगी और समय देखकर बड़ी सावधानी से चुनना होता है। सही विधि, सही मात्रा, सही समय और किसे नहीं देना है, ये सब जानना बहुत जरूरी है। और प्रतिमर्श नस्य एक ऐसा आसान तरीका है जिसे रोज अपनाकर हम लंबे समय तक स्वस्थ रह सकते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। और ये सब कुछ उस एक मूल सूत्र पर टिका है ना, नासा हे शिरोस द्वारम। नाक सिर्फ सांस लेने के लिए नहीं है, यह हमारे सिर और हमारे ब्रेन के स्वास्थ्य का एंट्री पॉइंट है। अगर हम इस द्वार का सही इस्तेमाल करना सीख जाएं, तो शायद कई समस्याओं से बच सकते हैं और अपनी इंद्रियों को लंबे समय तक तेज और स्वस्थ रख सकते हैं। ये जानकारी वाकई आंखें खोलने वाली है। अब जाते जाते हमारे श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। हमने देखा कि अष्टांग हृदयम नस्य के लिए कितनी बारीकी से विधि, द्रव्य और समय का निर्देश देता है। आज की जो भाग दौड़ भरी जिंदगी है, उसमें क्या हम इन प्राचीन नियमों का पूरी तरह पालन कर सकते हैं, या फिर इन मूल सिद्धांतों को समझते हुए आज की जीवन शैली के हिसाब से इनमें कुछ व्यवहारिक बदलाव, कुछ अडेप्टेशंस किए जा सकते हैं, या शायद करने चाहिए? इस पर सोचिएगा जरूर।